डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, अब उनकी स्मृतियां ही शेष रह गई हैं। भारत ने एक ऐसा सपूत खो दिया जो सदियों में एक बार जन्म लेता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज देश सिर्फ बतौर पूर्व प्रधानमंत्री नहीं याद कर रहा है, देशवासियों के सामने पिछले 4 से 5 दशक की वो पूरी कहानी रील की तरह घूम रही है, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का काम, राष्ट्र के लिए उनका योगदान, उनका सरल, सहज और कर्मठ व्यक्तित्व सबको याद आ रहा है। अद्भुत विनम्र, प्रकांड विद्वान, राष्ट्रभक्त, कर्मयोगी, सहज, सरल, निर्मल, ऐसे थे मनमोहन। हिंदुस्तान की 3 पीढ़ियों के जहन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के 3 अक्स हैं। आम हिंदुस्तानी से उनका परिचय नोटों पर दस्तखत की शक्ल में हुआ था, जब हर हिंदुस्तानी की जेब में पड़े करेंसी नोट पर उनके दस्तखत हुआ करते थे। फिर वो दौर आया जब मनमोहन आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार के तौर पर हिंदुस्तानियों की यादों में बस गए। और फिर एक दौर वो भी आया जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर रहते हुए सूचना के अधिकार से लेकर रोजगार के अधिकार तक और डीबीटी से आधार तक जैसे देश की तस्वीर और देशवासियों की तकदीर बदलने वाले फैसले उनकी दस्तखतों से हुए। रिजर्व बैंक के गवर्नर से भारत के वित्त मंत्री तक और वित्त मंत्री से प्रधानमंत्री तक, इन्हीं 3 तस्वीरों से जुड़ी मनमोहन सिंह की यादें करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में हैं, जो आज राष्ट्र के प्रति उनके योगदानों को याद करते हुए श्रद्धा के 2 पुष्प अर्पित करना चाहते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अगर देशवासियों की यादों में बसते हैं तो उसकी एक बड़ी वजह उनकी शख्सियत है। सहज, सरल, विनम्र वो थे ये, लेकिन उनकी शख्सियत का सबसे मजबूत पहलू था उनकी कर्मठता। ऐसा कर्मयोगी जिन्होंने अपने जीवन पथ में दिए गए हर दायित्व को यज्ञ समझकर पूरा किया, ऐसे कर्मयोगी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। As Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. 21वीं सदी के हिंदुस्तान में मनमोहन सिंह ने मुल्क की बागडोर ऐसे नाजुक हालात में संभाली थी जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनाने और नहीं बनने देने के मुद्दे पर देश की राजनीति करवट ले रही थी। सोनिया गांधी की ओर से दी गई उस जिम्मेदारी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पूरी ईमानदारी और कर्मठता के साथ निभाया। अपनी पहली पारी में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने गठबंधन की सरकार की तमाम मजबूरियों और दबावों के बावजूद देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के कल्याण की दिशा में काम किए। सरकार में आने के पहले ही साल में मनमोहन सिंह ने मनरेगा जैसा कानून बनाया। राइट टू इंफॉर्मेशन से लेकर राइट टू एजुकेशन तक के कानून के लिए देश हमेशा मनमोहन सिंह को याद करता रहेगा। पीएम बनने के बाद तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भारत के भविष्य की दिशा को लेकर क्या कुछ कहा था, सुनिए। This conclave facilitates a dialogue between civil society and representatives of government and between Indian and foreign scholars, thinkers, academics and leaders. एक प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो दायित्व मिला, उसे अगले 5 वर्षों में उन्होंने बखूबी पूरा किया। तो मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में देशवासियों के हित के जितने काम हुए वो शायद तब तक इतने कम वक्त में कभी नहीं हुए थे। उसी लोक कल्याणकारी कामकाज की बदौलत यूपीए को दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला था। हालांकि मनमोहन सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में तमाम राजनीतिक अवरोधों, गतिरोधों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझते रहे, लेकिन ईमानदारी और निष्ठा से अपना कर्तव्य पूरा करने की उनकी भरसक कोशिश रहती थी।
You have referred to our cooperation with regard to civil nuclear energy. शख्सियत में जितने सहज, सरल और नम्र थे, मन से उतने ही मजबूत थे मनमोहन सिंह। हिंदुस्तान के मुस्तकबिल के खातिर एक बार मनमोहन सिंह ने अपनी 4 साल पुरानी सत्ता और सरकार को भी दांव पर लगा दिया था। वो दौर देश ने देखा जब अमेरिका से 2005 में की गई परमाणु डील को पूरा करने के लिए मनमोहन सिंह ने 2008 में अपनी सरकार गंवाने तक का जोखिम ले लिया था, मगर अपने प्रण से डिगे नहीं। हालांकि वक्त के साथ उनकी सोच पर सियासत की मजबूरियां लादी जाती रही और फिर दूसरी बार पीएम बनने पर मजबूत मनमोहन थोड़े मजबूर हो चुके थे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मैं कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार कर। ये वो दौर था जब मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और देश की राजनीति में घोटालों और भ्रष्टाचारों के कंधे पर सवार होकर सियासत फुफकार रही थी। संसद का कोई भी सत्र घोटालों और भ्रष्टाचारों के विरोध में हंगामे के बिना नहीं गुजरा करता था। गठबंधन की मजबूरियों और सरकार की जरूरतों के बीच संतुलन बनाते हुए मनमोहन सिंह ने कभी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। और मनमोहन सिंह से देशवासियों का सबसे करीबी परिचय उनके प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ। हालांकि सियासत में मनमोहन सिंह की एंट्री उससे 3 दशक पहले हो चुकी थी। पहली बार मनमोहन सिंह 1991 में केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा बने, तब वो नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री थे। मंडल का गठन कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रधान सचिव को मेरे पास ये कहते हुए भेजा, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप वित्त मंत्री बने। मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगली सुबह वो फिर पहुंचे, बल्कि वो काफी नाराज थे और कहा कि मैं तैयार होकर शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन जाऊं। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री तो बन गए थे, लेकिन तब देश की हालत कुछ ऐसी थी कि वित्तीय घाटा जीडीपी का 8.5% था। चालू खाते का घाटा 3.5% था। खजाने में सिर्फ $1 अरब बचे थे, जो महज 2 हफ्ते के आयात का खर्च था। ऐसी नाजुक हालत में मनमोहन सिंह ने देश के उद्धार के लिए उदारीकरण का द्वार खोला था। मनमोहन सिंह की उस दूरदृष्टि का नतीजा ही है कि आज मुल्क दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। तो बतौर वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के द्वार खोले, देश में परमिट राज को खत्म किया जाने लगा और विदेशी निवेश के रास्ते आसान हो गए। दुनिया के लिए भारत का बाजार खुला तो मुल्क तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ने लगा। आप कह सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार भारत ने मजबूत इकोनॉमी के हाईवे पर सफर शुरू किया था और यह सब सिर्फ इसलिए हो सका था कि मनमोहन सिंह जैसा आर्थिक विशेषज्ञ भारत के पास था। आज के दमकते भारत, हाईवे, मेट्रो, मॉल्स, बढ़ते शहर, बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब के पीछे जिस शिल्पकार की सोच थी वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो दौर 70 के दशक का था जब पहली बार ललित नारायण मिश्र ने मनमोहन सिंह को बतौर सलाहकार नियुक्त किया था। विदेश व्यापार विभाग के सलाहकार के पद पर रहते हुए मनमोहन सिंह और एलन मिश्र के बीच मतभेद हुए और तब इंदिरा गांधी ने उन्हें वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया था। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार बने। 1976 में वित्त मंत्रालय के सचिव बनाए गए। 1980 में योजना आयोग के सदस्य बने। 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बनाए गए। 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 1990 में पीएम चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार बने। 1991 में यूजीसी के चेयरमैन भी बनाए गए और फिर जब नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो उसमें वित्त मंत्री बने।
तो भारत का यह अनमोल रत्न यूं ही भीड़ में कहीं खो जाता अगर इकोनॉमिक्स के मास्टर डिग्री होल्डर ललित नारायण मिश्र की नजर मनमोहन सिंह पर नहीं पड़ती। पंडित नेहरू के संसदीय सचिव रह चुके एल.एन. मिश्र ने मनमोहन सिंह को सरकारी कामकाज से तब जोड़ा था जब मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा करते थे। पढ़ाई लिखाई के शौकीन और अर्थशास्त्र के माहिर मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज से अपनी डॉक्टरेट पूरी करके 1957 में भारत लौट चुके थे। तब पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ाना शुरू किया, पहले लेक्चरर और फिर रीडर और फिर प्रोफेसर। 1965 तक मनमोहन सिंह पंजाब यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते पढ़ाते रहे। 1966 में मनमोहन सिंह फिर विदेश गए और तब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी UNCTAD के लिए 3 साल तक काम किया। 1969 में मनमोहन सिंह एक बार फिर भारत लौट आए थे और तब दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर बन गए। दिल्ली में पढ़ाते हुए ही इनके बारे में जानकारी पंडित नेहरू सरकार तक पहुंची और फिर इन्हें आर्थिक विशेषज्ञ के तौर पर बहाल किया गया। दरअसल डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने वक्त के ऐसे आर्थिक विशेषज्ञ थे जिन्होंने कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से विशेषज्ञता की बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में 1952 में बैचलर्स और 1954 में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 1957 में फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री हासिल की और फिर 1962 में ऑक्सफोर्ड से ही इकोनॉमिक्स में DPhil भी किया।